जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। Really, Chima sir, thank you so much. तार साहब, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि पेरिस के अंदर ओलंपिक्स शुरू हो गई हैं और इंडियंस जो हैं वो वहाँ पे बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुनने में आया कि 2 जो एथलीट्स हैं उन्होंने वहाँ पे मेडल्स भी जीत लिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक सुना 7 वहाँ पे गए थे खिलाड़ी और 12 के 18 का शायद स्क्वाड था जो उनको मदद करने गए थे कि उन्होंने किधर जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है। तो उस हवाले से जो है वो एक तो वो बड़ी पाकिस्तान में तनकीद हो रही है कि पाकिस्तानी जो स्विमर हैं वो बेसिकली उनको एज ए बुलाया गया था उनको इनकरेज करने के लिए। उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था उन स्विमिंग कंपटीशन के लिए। तारड़ साहब, एक तो ये जो पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स 250 मिलियन की आबादी है और स्पोर्ट्स वाले कोई बंदा नहीं है, इसकी क्या वजह है? और दूसरा तारड़ साहब, ये जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन डेवलप हो रही है इस पे भी बात करनी है तारड़ साहब। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं मानू भाकर को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि हमारी बच्ची ने एक दिन में 2 मेडल जीते हैं। सरबजोत सिंह उनके साथ थे। और भारत, देखें, मैं भारत के बच्चों को, भारत की अचीवमेंट को मैं अपनी अचीवमेंट ही समझता हूँ। साउथ एशिया है, हम एक ही हिस्सा है, एक ही खिता है, हमारी हर चीज मिलती है। मैं इस चीज से बिलीव करता हूँ, हमारी सिमिलैरिटीज ज्यादा है, डिफरेंसेस कम है। ये मेरी ओपिनियन। दूसरा, उसके बाद चीमा साहब, आपने बिल्कुल सही अर्ज किया। मेरा ये क्वेश्चन बल्कि ये होगा कि इन 7 लोगों को भी या 20 लोगों को भी जाना चाहिए था। आपकी क्रिकेट टीम के अंदर जो आपने कुश्ती और कबड्डी के लोगों को पहले रखा था, ये सफारसी बच्चे आप घुमाने ले जाते हैं इनको वहां पे। अमीर लोगों के बच्चों को सैर कराने के लिए अगर आपने एफिल टावर वगैरह दिखाना था तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। वहां पे लुई वुइटन से शॉपिंग करने के लिए कुछ अमीर लोगों के बच्चों को फ्री भेजा गया है। गरीब लोगों के बच्चे तो वहां से भाग जाएंगे, वो वापस ही नहीं आते। माजी के अंदर भी मैंने देखा है, हमारी टीमें जहां जाती हैं, टीम से ज्यादा उनके आसपास रिश्तेदार ज्यादा वीजे लग जाते हैं और उनमें से मेजॉरिटी लोग नहीं आते। अगर आप अपनी पीआईए की खातून को अगले दिन, उसकी बड़ी एक शर्मिंदगी वाली वीडियो आई है जो करेंसी स्मगल करने में पकड़ी गई है। तो और दूसरा, आपको पता है, टोरंटो जाता है जहाज, वापसी पे सवारियां ले आते हैं, हमला उतर जाता है, वापस नहीं आता। तो इन सर्कमस्टांसेस में कंट्री के, और जहां ना आप लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हैं, आप कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को। इस वक्त जो मैं मुजम्मत करूंगा जो पारा चनार के अंदर हुआ है और किसी ने कवर नहीं किया उसको, सबसे बड़ी बात सितम जरीफी ये है कि उसको कवर नहीं किया। चीमा साहब, मैंने उसको डिटेल में पढ़ा है कि पारा चनार में जो हुआ है वो जमीन का झगड़ा था जिसको बाद में मजहबी रंग दिया गया है। और दुख के साथ कहूंगा कि अहले तशी को जो उनके ऊपर जुल्म किया, 49 तो मर्डर हुए हैं चीमा साहब, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। और ये लिविंग सिचुएशन, यू आर हैविंग अ सिविल वॉर इन द कंट्री। मैं इसको सिविल वॉर ना कहूं तो क्या कहूं इसको। और उसके बाद सितम जरीफी ये है कि आपके उस सूबे के चीफ मिनिस्टर ने जो सारा दिन धमकियां देता है कि मैं इस्लामाबाद पे हमला करूंगा, कब्जा करूंगा, उसने स्टेटमेंट दी है इस पे जिरगा किया जाए। जिरगे वहां होते हैं जहां कोई दूसरा कानून मौजूद ना हो। जिरगे यहां पे होते थे जब ये कबायली इलाका था, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। और दुख के साथ है कि उसको कवर नहीं किया जा रहा, उसको पुशिंग अंडर द रग। वो किसी के बच्चे थे, जो 49 मरे थे, जो बच्चे थे, वो कि माए थी, उनके बाप थे, वो भाई थे किसी के। तो मैं उसकी मुजम्मत करना चाहूंगा। और इन सर्कमस्टांसिस में जो कौमें हालते जंग में हो, जहां पे ये सर्कमस्टांसिस हो, वहां पे लोग ओलंपिक में नहीं जाते। वहां पहले अपने घर के अंदर ओलंपिक ठीक करते हैं, पहले घर के अंदर खाना पीना बंदोबस्त वो ठीक कर लें। दुख के साथ मैं ये कहूंगा कि सर्कमस्टांसिस आर आउट ऑफ कंट्रोल। और दूसरा, चीमा साहब, इससे आगे पाकिस्तान के हालात तो मैंने बताया है। जिस तरह एक पार्टी है जिसको कहा जाता है कि शायद निजात जनता यही होंगे, वो तीसरे चौथे दिन से लेट रहे हैं, जिसके ऊपर कई सिनेरियो चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीडेंट जेल को चेंज कर दिया है, थोड़ा उनका अमला चेंज कर दिया गया है।
इसी हमले के अगले दिन खान साहब ने, क्योंकि देखें आप जेल नहीं बना सके, खान साहब मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। खान साहब का जो सफाई करने वाला था उसका 40,000 का बिल आया, खान साहब ने उसको भी बस के नीचे फेंक दिया है, क्योंकि जाहिर है उससे पूछा जाएगा भी तो खान साहब अपने बिजली के बिल क्यों तकाना रोज जाके, तो खान साहब ने उसको भी किया है। लेकिन खान साहब मुसलसल, मैं नहीं समझता कि खान साहब इज इन सेंसेस। वो क्यों कि मुसलसल पहले गौहर साहब ने आके कहा कि जी फौज हमारे साथ बात करे, फिर उनकी बहन ने आके कहा हम रिक्वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने जलसे में कहा कि हमसे बात की जाए। खान साहब ने फिर खुल के अगले दिन चौथी दफा ये रिक्वेस्ट की है कि अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया जाए, लेकिन साथ ही कहते हैं ये हमारे घर के बिगड़े हुए बच्चे, इन पे हम तनकीद ना करें तो क्या करें। तो एक कदम आगे जाके दो कदम पीछे आ जाते हैं। अगले दिन एक दिन मौसूफ ने नैब वालों से माफी मांगी उनके ऊपर जाती अटैक करने पर, और दूसरे दिन आके मुकर गए। तो खान साहब इज नॉट इन हिज सेंसेस। मेरे ख्याल उनको दरगुजर करना चाहिए, उनको अपनी हालत पे छोड़ दिया जाए, और ये दिल्ली दरबार जो लगता है वहां पे इसको भी बंद होना चाहिए, जेल को जेल बनाया जाए। लेकिन सुना है खान साहब डर गए हैं कि क्योंकि उनको लाहौर ट्रांसफर करने की भी बातें हो रही हैं मिलिट्री ट्रायल के लिए, क्योंकि जो कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ था, जिसका खान साहब कन्फेशन कर चुके हैं कि मैंने कहा था कि अगर मुझे अरेस्ट किया जाए तो हमले कर दिए जाए, तो उसको कन्फेस कर चुके हैं। तो वो लाहौर जाने की जो बात हुई है, तो किसी भाई ने अंदर से बता दिया होगा, तो वो खान साहब अब मुसलसल ट्राई कर रहे हैं कि मेरे साथ बात की जाए। लेकिन हालात आपकी कंट्री के मैं समझता हूँ कि परेशान कुन है, और उसको, और ये आपके सबके अपने कसूर है, सबके कसूर है। इस वक्त जो वो बकरों का और काली मिर्चों का सारा कुछ जादू है जो बड़ा सर चढ़ के बोल रहा है, वो नजर लग गई है पाकिस्तान को 76 साल से, एक दिन से नहीं 76 साल से। मैं आज कहीं बैठा डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन हमने 76 साल कैश की है बड़े प्यारे तरीके से, खूबसूरत तरीके से। 150 बिलियन के जो पाकिस्तान के एसेट्स बाहर पड़े हैं वो फ्री नहीं आए, वो पैसों से आए हैं, वो पैसे हमने कैश कराई है ज्योग्राफिक लोकेशन। इस वक्त अब सर्कमस्टांसेस, रीसेंट सर्कमस्टांसेस जो बड़े इस वक्त मंजर पे चल रहे हैं, आपके रीजन से मोदी साहब यूक्रेन चले गए हैं, उनको यही कहा जा रहा है कि वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। जो अपने रशिया का दौरा था उसके बाद जो वेस्ट की तरफ से प्रेशर आया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मोदी साहब वेंट टू यूक्रेन। अब उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि बोली कहाँ से अच्छी लगती है, चाइना से लगती है बोली तो हम वहां चले जाएंगे, अमेरिकन बोली अच्छी लगा देंगे तो हम चले जाएंगे, क्योंकि अमेरिका भी इस वक्त दे आर पाकिस्तान के हक में, जो हमारे डोनाल्ड लू थे उन्होंने स्टेटमेंट दे के चाइना माजी है अमेरिका फ्यूचर है, उन्होंने भी बोली लगा दी 100 कुछ मिलियन की, जो कि हमारी रूलिंग एलीट के लिए तो वो एक नाश्ते से ज्यादा नहीं। हमें तो बिलियन चाहिए, वो कहते हैं 25-30 बिलियन की बात करें ताकि हमारा मूड तो बने। तो वे पाकिस्तान के रीजन के सूरत हाल चल रही है। आज जो सुबह वाकया हुआ है चीमा साहब, जो इसराइल ने 2 अटैक किए, एक उन्होंने अटैक बैरूत में किया है, शकूर साहब है वहां पे, उनको अटैक किया है, और उसके बाद दूसरा अटैक उन्होंने ईरान पे किया। 2 नई चीजें हुई हैं पहली दफा। वो पहली दफा इस तरह हुई है कि हिजबुल्लाह भी इसको अटैक को वो समझता था कि बॉर्डर एरिया में हमारे साथ इसराइल एंगेज करेगा या हमें निशाना बनाएगा, लेकिन उन्होंने बैरूत के अंदर घुस के हमला किया है। शकूर साहब जो कि बहुत उनके लीडर थे, उनके ऊपर 2 एलिगेशंस थी। एक तो सुना है 82-83 का हमला जो फ्रेंच और अमेरिकन के ऊपर किया था, उसके भी मास्टरमाइंड वो थे। दूसरा जो अगले दिन गोलान हाइट के अंदर बच्चों के ऊपर अटैक हुआ है, किसी ईरानी असला इस्तेमाल किया है, मिसाइल इस्तेमाल किया गया, वो भी सुना इनकी प्लानिंग। तो वहां पे जो अंदर घुस के मारा है और दूसरा जो है ईरान के लिए एक बहुत एम्बैरेसमेंट है, बहुत एम्बैरेसमेंट कि उनके कैपिटल सिटी में अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की जब इनॉग्रेशन की जो डिग्निटरीज की सेफ्टी नहीं कर पा रहे, इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट क्या हो। वहां पे भी यही टैक्टिक इस्तेमाल किया गया है कि तेहरान में एंड उस शहर के अंदर अटैक किया गया है। उसके ऊपर अभी तक इजराइल कहते हैं उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन इजराइल के अंदर जश्न जरूर मनाए गए हैं। दूसरा जो कैबिनेट है वहां इजराइल की, उन्होंने भी इससे मिलते जुलते ट्वीट किए हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने ही के काबिल होते हैं। सारी दुनिया ने इसको कंडेम किया है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूं उनकी भी बात करूंगा। टोनी बिल्किन साहब ने भी कंडेम नहीं किया, लेकिन वो कहते सानू तो पता ही नहीं। हाँ, पता होना भी नहीं चाहिए, कहते हमने सपोर्ट नहीं करते।
आप सिर्फ पैसा और असला ही देते हैं, बाकी आप सपोर्ट को वाकई नहीं कर रहे, आप न्यूट्रल हैं आप। वो सिंगापुर में मौजूद थे, उन्होंने वहां से वो जिस तरह की टूटी फूटी वो पहले करते हैं गोल गोल बातें, उस तरह की उन्होंने कर दी है। लेकिन इस वक्त इसके पीछे चल क्या रहा है चीमा साहब, इसके पीछे एक तीसरी जंग जो है, दुनिया की थर्ड वर्ल्ड वॉर, वो ऑलमोस्ट द वर्ल्ड इज गेटिंग रेडी फॉर दैट। हमला क्यों हुआ? इससे पहले एक दफा इजराइल ने सीरिया के अंदर भी हमला किया है, सीरिया के और उस वक्त भी क्यों किया था, ये टोनी बिल्किन और दूसरे लोग ये कहते थे हम उनको मना करते रहे। दर हकीकत इस वक्त इजराइल की मजबूरी बन चुकी है कि अमेरिका स्टेप इन इस वॉर के अंदर घुसे। मजबूरी क्यों बन चुकी है? क्योंकि जो वैक्यूम अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी को फिल करने की कोशिश चाइना और रशिया कर रहा है, उसमें इजराइल अपने आप को अलोन समझ रहा है। इजराइल चाहता है कि टाइम आ चुका है, अमेरिका खुल के मैदान में आके तो हमें खुला पैसा भी दे, खुला असला भी दे और अपने ट्रूप्स भी साथ। इजराइल एक नाकाम कोशिश कर रहा है, एक मुर्दे को घसीट के वो मैदान जंग में ले जाना चाहता है, अगर आसान लफ्जों में कहा जाए। क्योंकि इस वक्त ये मुर्दा है, अमेरिकन मुर्दा है। मैं इसलिए कहूंगा कि अपने बच्चों की डेड बॉडियां उठा के भागे थे काबल से, उसके बाद इनके पांव जमीन पर लगे। कभी चाइनीज बलून ऊपर आ जाते हैं, शहरी कहते हैं ये क्या आ गया, कहते हैं ये चाइना के बलून वेदर चेक करने आए। फिर उसके बाद क्या होता है कि क्यूबा में आके रशिया अपनी नेवल एक्सरसाइज करता है, ये उसको सीएनएन उसको कवर ही नहीं करता। पिछले हफ्ते रशियन और चाइनीज नामक कैरियर आए हैं फाइटर अलास्का के ऊपर, सीएनएन ने उसको कवर ही नहीं। और यहाँ पे कहा गया है, कौन सी बड़ी बात है, पहले भी रशियन आते रहते हैं, लेकिन नई बात यह हुई है कि चाइना पहली दफा है। और ये यहाँ की बात नहीं है, इस वक्त सारी दुनिया जल रही है इनकी वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से। इजराइल चाहता है, उनकी ख्वाहिश है, दिस इज देयर लास्ट, कहते हैं लास्ट डेथ विश है कि चाइना अमेरिका अब मैदान में आए, लेकिन ये मजबूर है बेचारे। ये नशा करें या फिर ये इस तरह के काम करें। इस वक्त अमेरिका की प्रायोरिटीज क्या है कि हर बंदा नशा कर रहा है, इनको ग्रेजुएट मिलता नहीं है अपने काम चलाने, हर सिस्टम हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल कर रहा है। लेकिन इजराइल चाहता है कि उनको प्रोटेक्ट करे, इनका एलाइज है। जो टूटे फूटे इनके पास बम पड़े हैं, जो फाइटर जहाज हैं, इनको दिए जाए और वहां थर्ड वर्ल्ड वॉर की गेम शुरू हो जाए। दिस इज व्हाट द कंक्लूजन ऑफ इट। वरना इससे बड़ा अटैक नहीं किया जा सकता कि दो कंट्रीज के कैपिटल के ऊपर अटैक किया। दो कंट्रीज के, ईरान के पास आज चॉइस क्या है? कोई चॉइस आज मजे की। इसके बाद इस वक्त रशिया के पास क्या चॉइस है, चाइना के पास क्या है? कुछ भी नहीं। इजराइल हैज टेकन देम टू द चोकिंग पॉइंट। अब चोकिंग पॉइंट आ चुका है। अब वो किस तरह रिटेलिएट करेंगे, इसके ऊपर आज जो सारे तजज़िया निकार हैं वो यही कह रहे हैं कि अब अटैक होगा तो इजराइल के भी शेयर होगा अटैक। इन्हें लोगों को पता है कि जितने मिसाइल या जितने चीजें पड़ी हैं हिजबुल्लाह के पास, अब वो भी वापस वो भी उस पर रिटेलिएट करेंगे। जो सबसे ज्यादा नुकसान जो किया है आज इन्होंने, हानिया को अगर स्टडी किया जाए तो हानिया वाज द फर्स्ट पर्सन जो के मीडिएशन कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे थे, जो डायलॉग कर रहे थे। आज कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है कि इजराइल ने जब अपना नेगोशिएटर ही मार दिया है, जिसके साथ बातें हो रही थी हॉस्टेज वापस लेने की या सीज फायर की, जब उसी को मार दिया जाए तो अब पीछे दूसरों के पास चॉइस क्या है? दूसरों का अब उसके बाद जो दो दूसरे लोगों को जो रिप्लेस करेंगे उनमें मिशेल है, उनका नाम आज चल रहा है आगे। 2 अगस्त को उनका जनाजा होगा, तदफीन होगी कतर के अंदर। लेकिन आज दुनिया का हर शहर, हर कैपिटल से कंडेम किया जा रहा है इजराइल के स्टेप। लेकिन मैं जिस तरह आपको अर्ज किया है कि बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी है। अमेरिका देखें कि अमेरिका का रिस्पॉन्ड, मैं समझता हूँ इजराइल ने तो जो करना था कर लिया। इस वक्त अमेरिका के रिस्पॉन्ड को देखा जा रहा है कि वो कितना असला मजीद डेडिकेट करते हैं, इजराइल को क्या देते हैं, पैसा कितना देते हैं, आगे कहाँ जाते हैं। कमजोर है, लाचार है, बीमार। ताट साहब ये बिल्कुल कमजोर लाचार बीमार की बात कर रहे हैं, लेकिन ताट साहब अगर फॉर एग्जांपल आपकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी पावर में आ जाती है तो फिर तो मजीद लाइसेंस टू किल मिल जाएगा नेतन्याहू को। और शायद नेतन्याहू यही चाहते थे कि वो चाहते थे कि
मैं तमाम ममालिक को, तमाम नेगोशिएटर्स को डिफेंसिव कर दूं, अमेरिका को भी कर दूं, ईरान को भी कर दूं, ईरान के रिफॉर्मिस्ट सदर थे उनको भी टफ टाइम दूं, ताकि अगर वो हमारे साथ डायलॉग करना चाहें तो आईआरजीसी जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है और आयतुल्लाह खामनाई जो है वो कहें कि तुमने कैसे बात करनी है, उन्होंने देखो हमारा बंदा मार दिया। सो इसराइल ने तो कर दिया, लेकिन तार साहब अगर रिपब्लिकन पार्टी आती है, आपकी पार्टी आती है, और अभी आपको पता है नेतन्याहू और उनकी वाइफ जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिल के गए हैं, आई थिंक उधर उनके घर। आप कैसे देखते हैं अगर आपकी पार्टी आती है तो तार साहब ये तो क्या नाम है, नेतन्याहू साहब जो हैं वो तो ऑलरेडी अनलीस्ड हैं, तो इसका आप कैसे देखते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हर जगह जाके ये बात करते हैं कि मैं जंगें बंद करा दूंगा, उनके पास कोई ऐसा कार्ड है कि वो नेतन्याहू को कहें कि भाई बस करो, या अक्सर वो रशिया के हवाले से भी कहते हैं कि मैं वो जंग भी बंद करवा दूंगा, तो ट्रंप साहब कुछ ऐसा कर सकते हैं? चीमा साहब यहाँ पे एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, उसको मैंने खुद अपने आंखों से देखी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पब्लिक में बीबी नेतन्याहू से शेक हैंड नहीं किया था, उठ के दूसरी साइड पे चले गए, तो उन्हें पता था डैमेज होगा, इससे पॉलिटिकल डैमेज होगा। इसके बारे में कई दफा क्वेश्चन हो चुका है, अपनी स्पीचेस में वो कह चुके हैं कि मेरी पॉलिसी यही है कि इसराइल को जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन खत्म करके वापस जाना चाहिए। तीसरी बात यह है चीमा साहब, उसमें मैं बताना ये चाहूंगा, मेरे ख्याल में नेतन्याहू को शायद इसी खौफ से जाके उन्होंने ये दोनों काम किए कि हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप कल को आ जाता है और वो भी हमें सपोर्ट नहीं करता, वो भी इसको हमें आगे मजीद सपोर्ट नहीं करता, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया है। और दूसरा, जो रिस्पॉन्ड यहां से मिला जुला लेके गए हैं कैमला हैरिस से खासकर, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन नजर आई है, बौखलाहट नजर आई है, और ये जो उन्होंने दो हमले किए दोनों के अंदर बौखलाहट। अब इससे वो दे हैव कम टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, दे हैव कम टू द पॉइंट, आखिरी कार्ड जिसको कहते हैं वो खेलना, वो खेल लिया। अब इसके बाद सिर्फ डिपेंड करता है कि रशिया चाइना किस लेवल तक आगे जाते हैं, या फिर हिजबुल्ला इसको किस लेवल तक आगे लेके जाता है। इसमें आज जो मैं सारा दिन इस पर रिसर्च करता रहा हूँ, अभी भी ये ज्यादा हमास को डैमेज नहीं कर पाए। 7,000 से 12,000 तक हमास के फाइटर मौजूद हैं, और हिजबुल्ला की पावर तो खैर पहले भी जो है इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उनके पास मिसाइल की तादाद और उनके पास जो लोग हैं, हिजबुल्ला की पिछली जंगें भी मैंने देखी हैं, दे आर वेरी रूथलेस फाइटर्स। हिजबुल्ला के अंदर खासकर एक उनके पास जो टैक्टिक है कि इस वक्त लेबनान की बैरूत के आसपास रेगुलर सिटीजन जो अपने काम कर रहे होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जो टैक्सी ड्राइवर, वो सारे के सारे ओरिजिनली फाइटर, वो अपनी चीजें छोड़ते हैं, फाइटर बन जाते हैं। और इसी तरह उनके मिसाइल तैयार करने का भी यही है कि वो अनडिस्क्लोज जगहों पे होती हैं उनकी चीजें, वो फौरन वहां से ऑपरेट करते हैं। लेकिन चीमा सा, क्योंकि देखें इस वक्त अगर देखा जाए तो अब उनसे ज्यादा गुरीला वार किसको पता हो, यार दिस इज थर्ड फोर्थ जनरेशन गुरीला वार के अंदर पैदा हो रही है। लेकिन इसमें देखा जाए तो चीमा साहब, दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा ये कहते हैं ना कि मैं एक कारोबारी आदमी है, हमेशा वो इस चीज की मिसाल देते हैं कि मैं दुनिया को सैंक्शंस लगा के चोक कर दूंगा, तो उससे उसके रिजल्ट वो पहले भी माजी में ब्रैग भी करते रहे कि मैंने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई थी तो हमास और हिजबुल्ला के पास इतने सोर्सेज नहीं थे कि जंग करते। लेकिन इस पे एक चीज मैं यहाँ इस वक्त बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास भी चॉइसेस क्या होंगे। इस वक्त अमेरिका के पास असला मौजूद ही नहीं, आपने देखा होगा इन्वेंटरी नहीं है इनके पास। यहाँ पे काम करने वाला, मैं आपके देखने वालों को बल्कि ऐलान कहूंगा, गूगल करके देख लें कि अपना शिप कैरियर अगर इनका खराब हो जाए, 3-3 महीने की वेटिंग लिस्ट है इनके पास, काम करने उसको ठीक करने की सलाहियत ही नहीं। आज सुबह मैं बैठा था किसी जगह बात कर, मुझे कोई बंदा नेम करके था, पिछले 20 सालों के अंदर कोई नया एयरपोर्ट इन्होंने बनाया अमेरिका के अंदर। बदनसीबी है कि सुबह वॉशिंगटन डीसी के अंदर काम करने वाले 2 घंटे ट्रैफिक में बैठ के जाते हैं, सुबह 2 घंटे शाम को बैठ के घर आते हैं। आज तक उनको शर्म नहीं आई कि नई हाईवे बना लें, उसी 495 के ऊपर ही कोई और नई सड़क बना लें, उसके ऊपर ही कोई ट्रेन का एक ब्रिज बना के बना लें, लेकिन है ही कुछ नहीं। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना करप्ट हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते। जंग यूरोप की 100 बिलियन इन्होंने यूक्रेन को दिया, क्यों दिया? आधा तो खुद खा गए ये कमीशनों में उसमें से। तो चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो इजराइल कहेगा भी तो क्या कर लेंगे, नोट प्रिंट कर करके उससे जंग लड़ी जाती है। चीमा साहब, जंगें डॉलरों के नोटों के बंडलों से नहीं लड़ी जाती, जंगें तो लड़ी जाती है विल के साथ। मैं कल किसी के साथ बैठा था, मैंने कहा मुझे शर्मिंदा जब ये भागे वहां से, अमेरिका से अमेरिकन भागे हैं। मैं मुसलसल यहाँ पे इनको बताता रहूं अपने वार स्कूलों में और स्टेट डिपार्टमेंट के स्कूलों में, किस तरह बच्चों को बताओगे कि CIA का चीफ जाके तालिबान हेड ऑफ तालिबान के पांव पड़ गया कि एक्सटेंड गिव अस अ 1 वीक एक्सटेंशन।
और उसने आगे भाईजान पठान ने कहा था कि दिस इज नॉट अ डेड लाइन, दिस रेड लाइन, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। और 85 बिलियन के सारा कुछ छोड़ के भागे। जंगे इस तरह तो नहीं लड़ी जाती, जंगे जज्बों के साथ लड़ी जाती। चीमा साहब, मैंने वार ऑफ आर्ट पढ़ा था, उसमें हथियार या पैसे से जंगों के बारे में नहीं बताया जाता। जनरल होचीमान ने इस अमेरिका को वहां नाक लोहे के चने चबवा दिए थे, वियतनाम के पास कुछ भी नहीं था। आज भी हमास और हिजबुल्लाह होचीमान की गुरिल्ला वारफेयर को पढ़ रहे हैं। सदाम हुसैन भी होचीमान, जनरल होचीमान की गुरिल्ला वार को पढ़ते रहे। तो जंगें जज्बों से लड़ी जाती हैं, जंगें हथियारों से नहीं लड़ी जाती। यही तो इस चीज का, यही तो एक इसकी चीज है, और इन्हें पता है उसकी वजह है। अब इनका माजी देख ले, आज तक जंगें शुरू यही करते हैं लेकिन जंग जीतते नहीं। दरअसल मूविंग ऑन, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है इसका कि बहुत सारे लोग भारत के अंदर जो है वो इस्माइल हानिया की जो मौत है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिस इज गुड रिडंस, मतलब ठीक है, अच्छा हुआ चला गया। कई लोगों का पाकिस्तान में ये कहना है कि इंडिया और इजराइल की एक ही स्ट्रैटेजी है। इंडिया की भी स्ट्रैटेजी ये है कि वो अक्सर पाकिस्तान के अंदर लोगों को असैसिनेट करता है। हाफिज सईद की आपको पता है कि घर के बाहर सुसाइड धमाके हुए थे। अब बहुत सारे अगले दिन 15-20 लोगों को असैसिनेट किया गया, जो कश्मीर के रिलेटेड कहीं ना कहीं पे। आपको याद है पिछले फॉरेन सेक्रेटरी ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इजराइल भी ऐसे ही करता है कि इजराइल दूसरे मुल्कों में जाके असैसिनेट करता है। तो आपको लग रहा है कि कहीं ये भारत और इजराइल नोट्स तो नहीं एक्सचेंज करते कि भाई ये चीजें जो हैं वो, और इसीलिए क्योंकि जैसे हमास जो है वो उसकी गजा के अंदर टनल्स निकलती हैं, तो अब इंडिया की जो फोर्स है वो कहती है कि जी कश्मीर के अंदर भी टनल्स मौजूद हैं। तो मतलब दे आर कमिंग अप विद द सेम माइंडसेट कि हमें जहां पे एनिमी है वहां जाके मारना है। तो अब आप समझते हैं कि इंडिया और इजराइल को ये पता चल गया है कि ऑफेंसिवली खेलना है। डू यू थिंक इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज हैं? हाउ डू यू फाइंड दिस ये पॉइंट? चीमा साहब, सिमिलैरिटीज ये है, इसको मैं पंजाबी में कहूंगा, कहते हथ पैण दी गल। अब हथ पैण दी गल किवें, वो भी तुहानू दस देना। मैं इजराइल ने चलो हमला किया, चीमा साहब लोकेशन आनी है कि किसने बेची उनके पास। उधर शकूर साहब की बैरूत के अंदर लोकेशन बेची गई है, किसी ने, किसी लेबनानी, उधर लेबनानी ने बेची है, इधर किसी ईरानी ने बेची है। चीमा साहब, इसी ये हथ पैण दी गल जेड़ा जेड़ा मोल आ जाए। अब मुझे ये बताएं, भारत ने जितने बंदे मरवाए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सारे पाकिस्तानियों ने मारे हैं, पैसे लेके मारे। तो उनको ब्लेम नहीं कर सकते आप। बोले उनको क्या ब्लेम, हथ पैण की गल, उनके पास आज पैसे हैं, वो दे लेते हैं। माजी में क्यों नहीं दे सके आज तक? माजी में इतना पैसा उनके पास था भी नहीं, सोर्सेज भी नहीं थे, पाकिस्तानी इतने फार सेल नहीं होंगे। आज आज रेट लग किसी ईरानी ने पैसे बना लिए ना, आज जिसने लोकेशन बेची थी ईरानी ने कि फलां जगह ठहरा, उधर शकूर की भी किसी ने बेची है लोकेशन। तो हथ पैण की गल है, ये तो डालम गेम है, पैसे की गल। जहां कुछ किसी ने अपने आप को बेच दिया, फारग हो गया। मतलब दर हकीकत ये पॉलिसी आज की नहीं है, सदियों से चल रही है। हथ पैण की गल है जी, हथ पै जाए बड़ा उड़ा देंगे। प्रायोरिटीज होती है अपनी, नेशनलिज्म होता है उसके अंदर। अमेरिकन सीआईए अपने देखे ना, ये आपके पाकिस्तान के अंदर से सारे लोगों को खरीद के लाते रहे। यहाँ पे यूसुफ रमजी के जो किस तरह लाया गया था, ये तो मुमासलत तो सबकी है, लेकिन पीछे एक ही चीज है, डॉलर है, पीछे पैसा है, बेचते हैं। यहाँ पे वो आपका जो दूसरा बंदा था, उसको मारने वाला सीआईए का फाइटर, वो भी यहाँ लेकर आया था, बल्कि क्वेश्चन हुआ था वर्जीनिया में 20 साल पहले, 25 साल पहले। कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग हुई थी, उन्होंने पूछा था जज ने प्रोसिक्यूटर से, हाउ यू ब्रॉट हिम हियर। उन्होंने कहा जी वो डॉलर दिए तो ले आए। तो चीमा साहब, ये इस पे ये थ्योरी नहीं है, ये पूरी एक इंटरनेशनल थ्योरी है, सदियों से हो रही है, जिसका हाथ पड़ता है। हाँ, नेशनलिस्ट होना उसमें जरूरी है, और यहूदियों से बड़ा नेशनलिस्ट कौन होगा? और इस वक्त इंडिया को नेशनलिज्म का टीका मोदी साहब ने लगाया, उनसे बड़ा नेशनलिस्ट कौन होगा? और आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं है, यही प्रॉब्लम है। आप बेच देते हैं, वो ले लेते हैं। ये तो सौदा भी रेट लगने वाली बात है। लेकिन इसमें, और पहले आप अमेरिकनों को बेचते रहे, आप अमेरिकनों को बेचते रहे। शकील अफरीदी कौन है? अमेरिकन नहीं है, पाकिस्तानी बात है। आपके जिन्होंने मदद की थी किसी कर्नल साहब ने, वो इधर बैठे हैं अमेरिका में, ग्रीन कार्ड के साथ देते हैं। आप उनको ना कहें कि वो स्ट्रॉन्ग है, आप ये सोचें कि आप कमजोर हैं, आप फॉर सेल हैं, ये सोचना पड़ेगा। हाँ, उसमें मुबासलत ये है कि ये कहें कि दो उनकी भारत की अब जो दे हैव बिकम मोर नेशनलिस्ट, और यहूदी इजराइल पहले नेशनलिस्ट रहा है।
और वहां पे किसी ने बेच दी अपनी चीजें, वो उसमें उन्होंने खरीद लिया, उनकी प्रॉपर्टीज थी, उनका पैसा उनको लग चाहिए, चल गया वो। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत इस वक्त दुनिया के अंदर आज ये मैं पहली दफा मैंने इस सारे सिनेरियो को बड़ा सीरियसली लिया है कि इसके बाद अब जो वी आर मूविंग टुवर्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर, इसमें कोई शक नहीं। मैं पहले इसको इतना सीरियस नहीं लेता था, लेकिन अब ये मैं समझता रहा हूँ कि दिस इज अ सीरियस, नो थिंग्स आर सीरियस। अमेरिका इसमें आए ना आए, रिटेलिएशन होगी इसके अल्टीमेटली। देखे ना, बीबी नेतन्याहू ने भी जल्दी की है, वो 12 बच्चों का जो था गुलान में जो अटैक हुआ था, उन्होंने फौरन उस पर रिस्पॉन्ड दिया है, उसका बड़ा जल्दी दिया है, वो बड़ा सिवियर दिया है। बल्कि जाहिर है अब दूसरी साइड से भी कोई रिस्पॉन्ड आएगा, देखें किस लेवल का आता है। अमेरिका कहाँ जाता है, इलेक्शन का साल है, ये सारे क्वेश्चन मार्क है। इसको रशिया चाइना किस तरह लेता है, इसको इस्लामिक वर्ल्ड किस तरह लेती है। वैसे आज बड़ा मैंने देखा है, सुबह आज मैंने सारा पढ़ा कि किन किन कंट्रीज की तरफ से क्या क्या कंडेमनेशन आई है। बहुत कंट्रीज ने इसको कंडेम किया, और वाकई ये बात भी ठीक है। आज वो ईरानियन प्रेसिडेंट था, पहले उनका प्रेसिडेंट मारा गया बेचारा हेलीकॉप्टर में, उसका भी अभी कहते हैं ना, उसकी भी अभी खून अभी नहीं हुआ था, वो भी अभी उसी की एक्सटेंशन थी कि आज एक नया सदर हल्फ उठा रहा था उसकी जगह, और ये ट्रेजेडी ये उनके साथ हुई है, तो जारी बात है उन्होंने जवाब तो देना है, लेकिन ऑब्वियसली वो चाहते हैं। लेकिन तार साहब जरा आखिर में एक पाकिस्तान पे जरा आ जाए, आपके लीडर जो इमरान खान साहब हैं, आपके बड़े फेवरेट हैं, उनको सुना है कि बरतानिया से साफी मिलने आ गया तार साहब। ये इतने क्या मोहब्बत है इनकी, वो कहता है कि आप मैंने डयाला जेल जाना है, मैं इमरान खान का दोस्त हूँ। तार साहब उनके बारे में तो कहा जाता है उनका दोस्त ही नहीं है, उनका तो आज तक कोई दोस्त नहीं है पुराना, कोई वो कह ही नहीं सकते मेरा कोई पुराना दोस्त है। ये कौन सा दोस्त निकला है उनका इंग्लैंड से? वो साहब मुझे आपने याद करा दिया खान साहब का। पहले तो ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पहले किसी जर्नलिस्ट पर सीनियर जर्नलिस्ट ने अगले दिन एक खबर उड़ाई है कि किसी ब्रिगेडियर ने जाके माफिया मांगी खान साहब से, तो खान साहब ने कहा नस जाओ तो तू की लेना है। पहले तो ये खबर गर्दिश कर रही इस्लामाबाद, जिसको बिल्कुल बेबुनियाद था। उसके बाद खबर ये आई, बल्कि वो खबर तो वो तो सच्ची है, यहाँ पे जो खतीजा शाह थी, सुना उन्होंने अपनी अमेरिकन सिटीजनशिप कहती है मैं छोड़ रही हूँ, मैं खान साहब के पीछे पीछे जाऊंगी, इसने मेरा तो मुर्शिद ही है। उसमें लोगों ने उनको मशवरा दिया कि आप मैडम कसूरी जो यहाँ वर्जीनिया में रहती हैं उनसे पूछ लेना, तो उन्होंने भी सिटीजनशिप छोड़ी थी। फौजिया कसूरी ने भी सिटीजनशिप छोड़ी थी खान साहब के लिए, और उनका हाल क्या हुआ था, वो आज कहाँ है। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, खान साहब किसी के दोस्त नहीं, लेकिन दुनिया ये चार्ल्स ग्लास जिनका नाम है, ये इन्होंने नकवी साहब को रिक्वेस्ट की थी, मोहसिन नकवी साहब को, कि मैंने खान साहब को डयाला जेल जाना। सुना आज वो पाक इस्लामाबाद उनके घर से पकड़ के उनका वीजा कैंसिल करके डिपोर्ट कर दिया। तो ये दर हकीकत खान साहब का कसूर नहीं है, ये काले जादू की वजह से चल रहा है। यहाँ पे नहीं, ये सारे डॉक्टर जो है मरीज हैं काले जादू के, जिहाद कर रहे हैं मुसलसल। यहाँ पे खान साहब मेरे पास इस वक्त देखे ना किस तरीके से कांग्रेसमैनों के आगे पीछे फिर रहे हैं सारा दिन। वो एक कांग्रेसमैन है, अब कहते हैं जी उसने कहा है अमेरिकन एम्बेसडर को जाके खान साहब को मिलकर आओ जेल। तो ये एक पता नहीं है किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं लोग, पाकिस्तान को प्रमोट करने के बजाय एक मुर्शिद सियासी लीडर मजहबी लीडर को प्रमोट कर रहे हैं। कंफ्यूज नर्वस ही हूँ कि क्या है मुस्तकबिल इस पाकिस्तान का। मेरे ख्याल में जो मेरी ब्राटअप थी, ट्रेनिंग थी, उसके अंदर इस्लाम के हवाले से जादू की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये चिल्लों की, काले बकरों की, पीरों की, मुर्शिदों की चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है। खुदा के साथ आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, दरम्यान में एजेंट की जरूरत ही नहीं। लेकिन पता नहीं फिर किस किस्म के मुख्तलिफ किस्म की दुकानें खुली हैं पाकिस्तान में, लोग उनसे अपना मुख्तलिफ किस्म के अकीदे खरीद रहे हैं, उनसे दुआ खैरी हो सकती है। चीमा साहब क्या करें? बिल्कुल ताड़ साहब सही कह रहे हैं, दुआ खैरी हो सकती है। देखते हैं कि क्या बनता है। कोई मेडल हमें मिलता है। हमारे मिनिस्टर साहब गए हैं, राना सनाउल्लाह साहब, उनके बारे में बन रही हैं आपका मेडल सबसे बड़ा ये होगा कि टीम सारी वापस आ जाए, कोई उसे डूब ना जाए। वो ताड़ साहब वो कहा जा रहा है कि एक पाकिस्तानी लड़का है, उसके बारे में बड़ी मीम्स बन रही हैं। उन्होंने कहा उसकी आखिरी पोजीशन आई है, तो वो लोग कह रहे हैं शुक्र करो उसे डूब नहीं गया, किधर से जरा कटना नहीं पा गया। आपकी टीम वापस आ गई, पूरी गिनती हो गई, तो यही सबसे बड़ा मेडल है। यही हमारा मेडल है, कुछ स्लिप नहीं हो गया। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच ताड़ साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके